आज का हमारा लेक्चर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस विद एग्जाम्पल। सबसे पहले पढ़ते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस क्या है। सपोज देयर आर टू बायनॉमियल पॉपुलेशंस with proportion of success P1 and P2 respectively. Let independent random samples of sizes N1 and N2 be drawn from the respective populations and differences P1 hat minus P2 hat between the proportions of all possible pairs of samples be computed. यानी कि हमने जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि हम डिफरेंस बिटवीन मीन्स निकालते थे x1 बार माइनस x2 बार, इस तरह ये डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस है जिसमें हम P1 हैड माइनस P2 हैड फाइंड आउट करेंगे. देन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंसेस P1 हैड माइनस P2 हैड कैन बी ऑब्टेन्ड. Such a probability distribution is called sampling distribution of the differences between the proportions P1 hat minus P2 hat. अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि एक्चुअली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरह से है. एग्जाम्पल है हमारे पास. इट इज़ क्लेम दैट 30% ऑफ द हाउस होल्ड्स इन community A and 20% of the households in community B have at least one teenager. हमें क्या क्लेम कर रहा है कि कम्युनिटी A में 30% और कम्युनिटी B जो है उसमें 20% जो है एटलीस्ट वन टीनएजर हो. अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 100 हाउसहोल्ड्स फ्रॉम ईच कम्युनिटी यील्ड्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स. आपका क्या है कि जो सिंपल रैंडम सैंपल यानी कि स्मॉल एन आपके पास क्या आ गया 100. What is the probability of observing difference this large or larger if the claims are true? P hat A is equal to 0.34 and P hat B is equal to 0.13. अब इसका solution देख लेते हैं हम. We assume that if the claims are true, the sampling distribution of P hat A minus P hat B is approximately normally distributed. Since we are reasonably confident that our sampling distribution is approximately normally distributed, hence we will be finding any required probability by computing the relevant areas under our normal curve. We will first need to convert our variable P hat A minus P hat B to Z. अब आपने क्या करना है, आपको P hat A दिया हुआ है, P hat B दिया है. सबसे पहले आपने इसको क्या किस में कन्वर्ट करना है, Z में कन्वर्ट करना है. अब in order to convert P hat A minus P hat B to Z, we need the values of mu P hat A minus P hat B as well as sigma P hat A minus P hat B. हमें P hat A and P hat B जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब हमने उसको करना है Z में कन्वर्ट. और जब हमारे पास जो Z का नॉर्मल फार्मूला जैसा x माइनस म्यू ओवर सिग्मा है, ये बेसिक फार्मूला हमारे पास, तो इसमें म्यू भी होता है इन्वॉल्व और सिग्मा भी. अब क्योंकि ये प्रोपोर्शन का है तो आपका P हैट A माइनस P हैट B माइनस म्यू P हैट A माइनस P हैट B डिवाइडेड बाय सिग्मा P हैट माइनस P हैट B आ जाएगा. ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, म्यू एंड सिग्मा, क्योंकि हमने Z में कन्वर्ट करना है. अब इसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं. प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 1 कि मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट डिनोटेड बाय म्यू P1 हैट माइनस P2 हैट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. आपका क्या कह रहा है, मीन यानी कि म्यू P हैट 1 माइनस P हैट 2 इज इक्वल टू P1 माइनस P2. ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है. प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट, जिसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट, हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा है, लास्ट लेक्चर्स में भी देखा कि जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं सैम्पलिंग में हम उसको स्टैंडर्ड एरर कहते हैं. जो हम वेरियस का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है. लेकिन जब उसी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात होती है सैम्पलिंग में, तो आपका जो सैम्पलिंग होता है वो स्टैंडर्ड एरर बन जाता है.
इसको आप किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा P1 हैड माइनस P2 हैड, और इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब किसका वो है, सिग्मा P1 हैड माइनस P2 हैड इज इक्वल टू अंडर रूट P1 Q1 ओवर N1 प्लस P2 Q2 ओवर N2, जबकि हमें पता है Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, और आप अगर P प्लस Q करें तो इक्वल्स टू 1 आता है। अब जो हमने अभी एग्जाम्पल ली, जो हम ऊपर वर्ड देखी है, इसके लिए अब हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हमने प्रॉपर्टी देखी थी ना, ये वाली देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि म्यू पी हैट 1 माइनस पी हैट 2 इज इक्वल टू P1 माइनस P2। तो आपके पास इसमें क्वेश्चन में P1 क्या है के पास, यानी कि PA माइनस PB होगा। PA आपके पास क्या है 30%, यानी कि 0.3, 30 डिवाइडेड बाय 100 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3, और 20% को जब आप करेंगे जो PB बनता है वो होगा 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.2। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे P1 माइनस P2 की, P1 माइनस P2 की आपने वैल्यू पुट की, क्या वैल्यू आई है देखें, 0.3 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.1। ये आपके पास म्यू P हैट A माइनस P हैट B की वैल्यू आ गई। अब सिग्मा जो है सिग्मा स्केयर P हैट A माइनस P हैट B का क्या है, उसमें वैल्यूज पुट की आपने 0.3 इंटू 0.7, क्योंकि P जो है P1 जो है आपके पास PA यानी कि जिसे आप कहते हैं वो 0.3 है आपके पास, तो QA जो होगा वो आपके पास 0.7 होगा, क्योंकि 1 माइनस P इज इक्वल टू Q, तो 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7 डिवाइडेड बाय N1, क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है कि आपने 100 सैम्पल्स दोनों ईच में से आपने 100 सैम्पल्स लेने, ठीक है, यानी कि आपने N1 में से भी 100 सैम्पल्स लेने और N2 से भी। इसी तरह आपके पास P2 जो है वो 0.2 था, क्योंकि 20% था, 20% का आपने जब फाइंड आउट किया 20 डिवाइडेड बाय 100 तो आपके पास 0.2 आया, 0.2। और Q2 कैसे आप निकालेंगे, QB यानी कि 1 माइनस PB, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी QB की, जो सेकंड आपके पास सैंपल है 0.8। तो डिवाइडेड बाय आप 100 करेंगे, क्योंकि इसमें भी आपको कहा गया था कि आपका जो सैंपल है, इसमें भी आपको कहा था कि आपका जो सैंपल है वो 100 का सैंपल ही आपने कलेक्ट करना है, तो इसलिए आप N2 भी आपके पास 100 होगा। इसको आपने सॉल्व आउट किया, इसको देख लेते हैं हम। ये देखें 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.7 डिवाइडेड बाय 100, ये आपके पास आया 0.0021। फिर सेकंड आपके पास है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 100। इसमें आप प्लस करेंगे 0.0021, देखिए आपकी वैल्यू क्या आई है 0.0037, ठीक है। आपका जो ऑब्जर्व डिफरेंस इन द सैंपल प्रोपोर्शन है P हैट A माइनस P हैट B, P हैट A की वैल्यू आपको गिवन थी 0.34, P हैट की वैल्यू आपको गिवन है 0.13। तो आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और इसका जब डिफरेंस लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.21। The probability that we wish to determine is represented by the area to the right of 0.21 in the sampling distribution of P hat B A minus P hat B। आपने Z का फॉर्मूला लिखा, Z का फॉर्मूला क्या है, इसमें प्रोपोर्शन में क्या बनेगा P hat A माइनस P hat B माइनस म्यू P hat A माइनस P hat B डिवाइडेड बाय
स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर पी हैट ए माइनस पी हैट बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया जी का। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। जी की वैल्यू क्या है, जो आपने पी हैट ए माइनस पी हैट बी वैल्यू थी वो उसकी जगह आपने 0.21 वैल्यू पुट की। म्यू पी हैट ए माइनस पी हैट बी की वैल्यू 0.1 थी, वो आपने पुट की। सिग्मा स्क्वायर पी हैट ए माइनस पी हैट बी की 0.037 था। तो आपने, क्योंकि आपको चाहिए होता है सिग्मा, तो आपने सिग्मा यहाँ पे सिग्मा चाहिए तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ 0.0037। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए 0.21 माइनस 0.1, आपके पास वैल्यू क्या आई 0.11, और जीरो पॉइंट 0037 का आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास क्या बनता है 0.06। अब आपने फिर 0.11 डिवाइडेड बाय 0.06, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1.83। ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू अब आपको क्या है, आपको करनी है, आपको एटलीस्ट चाहिए था उसके, यानी ग्रेटर देन चाहिए था आपको, इससे ग्रेटर देन का एरिया। तो 1.83 से आपको ग्रेटर का एरिया चाहिए। तो ये देखें आपका जो पिंकिश सा लाइट पिंकिश सा शेड हुआ है, ये वाला एरिया आपको चाहिए। ठीक है, अब हम आपको जो 1.83 का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि आप हमने पहले भी पढ़ा है कि 0 से लेके वो उस पॉइंट तक आपको देता है। तो 0 से लेके आपको 1.83 का एरिया बताएगा। हम स्टैंडर्ड नॉर्मल अपना जो कर्व का है 1.83, एक है 1.8, यहाँ जी से हम 1.8 को देखेंगे और यहाँ ऊपर हम 0.03 में जाएंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 0.4664। अगर आप देखें तो आपको नीचे से जो रो है 1 2 3 4 5 6, नीचे से 6th रो एंड 4th कॉलम, 6th रो एंड 4th कॉलम पे जो वैल्यू आ रही है 0.4664, नीचे से 6th रो है और 4th कॉलम है आपका। तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है 0.4664, ये आपकी 1.83 के लिए वैल्यू बन रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमें 0 से लेके 1.83 तक की वैल्यू बता रही है, लेकिन हमें तो 1.83 से ग्रेटर का एरिया चाहिए। और हमें पता है कि जो हमारे पास नॉर्मल कर्व है उसका टोटल एरिया अंडर द कर्व यूनिटी होता है आपके पास, और हाफ जो और ये सिमेट्रिकल बिल्कुल आपका जो ये 1 है उसको सिमेट्रिकल उसने किया होता है, यानी कि 0.5 आपका राइट साइड पे है और 0.5 आपका लेफ्ट साइड पे है। तो 0.5 जो आपका राइट साइड में है, यानी कि पूरा 0 से लेके इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का एरिया आपके पास 0.5 है। तो आपको भी 1.83 से बियॉन्ड का एरिया चाहिए, यानी कि 1.83 से ग्रेटर का एरिया चाहिए। जब आपको 1.83 से ग्रेटर का एरिया चाहिए तो वो 1.83 टू इन्फिनिटी होता है। तो आप 0.5 में से ये एरिया जो 0.4664 आपकी वैल्यू निकली, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपको ये वाला एरिया नहीं चाहिए था, आपको तो 1.83 से ग्रेटर चाहिए। तो 0.5 माइनस 0.4664 आपने सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास एरिया क्या बन गया 0.0336। तो आपका एरिया जो राइट ऑफ जी है और z इज इक्वल टू 1.83 का एरिया जो आपके पास क्या आ रहा है 0.0336। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गई। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोपोर्शन डिफरेंस बिटवीन मीन का हमने देख लिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है आपका पास? पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर प्रोवाइड्स एज एन एस्टिमेट अ सिंगल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल
that is likely to be closed in magnitude to the unknown parameter. Difference between estimate and estimator. अच्छा, पॉइंट एस्टिमेशन आपका क्या होता है? ऐसा वो पॉपुलेशन पैरामीटर होता है जो आपको प्रोवाइड करता है एक सिंगल वैल्यू जो आप एस्टिमेट करते हैं, जो आपने सैंपल से वैल्यू कैलकुलेट की होती है, जो कि अननोन पैरामीटर के क्लोज होती है। सैंपल से जो आपने वैल्यू की है वो क्लोज टू पैरामीटर होती है। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर। एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर में डिफरेंस क्या है? Estimate is a numerical value of the unknown parameter obtained by applying a rule or a formula called an estimator to a sample x1, x2, so on, xn of size n taken from a population. In other words, an estimator stands for the rule or method. Estimator क्या है? आपके पास एक रूल या मेथड है जो यूज होता है to estimate a parameter, whereas an estimate stands for a numerical obtained by substituting the sample observations in the formula. आपका जो एस्टिमेटर है वो कोई रूल या मेथड है जो यूज़ होता है पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, एक रूल या मेथड आप जिसे कह लें, रूल या फॉर्मूला कह लें, जो यूज़ होता है आपको फाइंड करने के लिए। एस्टिमेटर पैरामीटर फाइंड करने के लिए होता है। और एस्टिमेट क्या होता है आपके पास? एस्टिमेट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जब आप फार्मूला जो आप सब्स्टिट्यूट करते हैं सैम्पल ऑब्जर्वेशंस अपनी फार्मूला में या रूल में, तो वो जो उसमें उससे जो आप रिड्यूस करते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको आती है, उसको आप क्या कहते हैं? एस्टिमेट। For instance, if x1, x2, so on, xn is a random sample, for instance, if x1, x2, so on, xn is a random sample of size n from population with mean mu, then x bar is equal to summation x over n is an estimator of mu. ये जनरल है कि आपका जब भी म्यू का एस्टिमेटर आपसे पूछा जाए कि म्यू का एस्टिमेटर क्या है, तो आपको एक्स बार यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई ओवर एन हमेशा एस्टिमेटर ऑफ म्यू होता है। और जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी एक्स बार की, उसे हम क्या कहेंगे? वो एस्टिमेट ऑफ म्यू है। ठीक है, और इसी तरह आप मीन, मीडियन, मोड, मीडियन, प्रोपोर्शन और स्टैंडर्ड डेविएशन, जबकि एस्टिमेटर ऑफ थीटा इज कॉमनली डिनोटेड एज थीटा हैट, और या टी से आप इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है कि डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। आपके पास पॉइंट एस्टिमेटर उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हों तो आप कहें कि ये आपका जो पॉइंट एस्टिमेटर है वो गुड है। तीन जो क्राइटेरियाज हैं वो ये हैं गुड एस्टिमेटर के। जब भी आपने देखना होगा आपका एस्टिमेटर गुड है कि नहीं, तीन क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1 है अनबाइस्डनेस, नंबर 2 है कंसिस्टेंसी एंड नंबर 3 इज़ एफिशिएंसी। 3 गुड पॉइंट एस्टिमेटर की क्राइटेरियाज हैं अनबाइस्डनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी। नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं अनबाइस्डनेस। अनबाइस्डनेस क्या होती है? एन एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी अनबाइस्ड if the statistics used as an estimator has its expected value equal to the true value of the population parameter। अगर आपके जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो इक्वल आ जाए पॉपुलेशन पैरामीटर के जो आप एस्टिमेट करें, तो आप उसे कहते हैं कि हमारा एस्टिमेटर जो है अनबाइस्ड है। देख लेते हैं कैसे। लेट थीटा हैड बीन एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा। अगर थीटा है जो थीटा हैड है वो एस्टिमेटर होता है हमेशा पैरामीटर थीटा के, तो हम कहेंगे थीटा हैड जो जी अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। इफ़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैड इज इक्वल टू थीटा, अगर हमारे एक्सपेक्टेड हम थीटा हैड की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें
हाँ, अभी हम आगे देखेंगे हम किस तरह वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं इनकी। अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा हैड की फाइंड आउट करें और वो इक्वल्स टू उसका आंसर थीटा आ जाए हमारे पास, तो हम कहेंगे जी हमारा अनबाइस्ड थीटा हैड जो है अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा हैड आपने फाइंड आउट की है और वो इक्वल्स टू थीटा नहीं आ रही, इट मीन्स कि आपका बाइस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, उसको आप कहेंगे आपका हमारा बाइस्ड एस्टिमेटर आ गया। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि अनबाइसनेस आपने कैसे फाइंड आउट करनी है। एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट अस कंसीडर द सैंपल मीन x बार as an estimator of the population mean mu. Then we have theta is equal to mu and theta hat is equal to x bar is equal to 1 over n summation xi. अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो होती है वो इक्वल्स टू म्यू होती है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट इज इक्वल टू थीटा होती है। तो हमारे पास जो एक्स बार है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू आ गया। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन था लेट अस कंसीडर द सैंपल मीन एक्स बार एज एन एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू। ये क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, उसने कहा फिर देन वी हैव थीटा इज इक्वल टू म्यू एंड थीटा हैट इज इक्वल टू एक्स बार 1 ओवर एन समीशन एक्स है। ये ऊपर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार आप फाइंड आउट करते हैं वो इक्वल्स टू म्यू होता है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट इज इक्वल टू थीटा होता है। तो आपके पास एक्स बार जो है अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, let us examine the case of an annual Ministry of Transport test to which all cars irrespective of age have to be submitted. The test looks for faulty brakes, steering lights and suspension. And it is discovered after the first year that approximately the same number of cars have 0, 1, 2, 3 or 4 faults. The above situation is equivalent to the following. If we let x denote the number of faults in a car, then x can take the values 0, 1, 2, 3 and 4 and the probability of each of these x values is 1 by 5. Hence we have the following probability distribution. ये आपके पास नंबर ऑफ फॉल्टी आइटम्स दिए हुए 0, 1, 2, 3, 4 और इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो दी हुई है 1/5, हर कॉरस्पॉन्डिंग 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1/5, देन 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1/5, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1/5, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1/5 एंड 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 1/5। और जब आप इन सब का सम करते हैं वो आपके आ रहा है इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि समीशन ऑफ एफ एक्स या प्रोबेबिलिटी समीशन जो है इक्वल्स टू 1 है। अब मीन ऑफ दिस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। मीन आपके पास क्या है, म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। जब आप इसको एक्स को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स आपके पास जो वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 3, 4 इनको एफ ऑफ एक्स से अपनी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज जो हर एक की गिवन है 1/5 उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एक कॉलम बनेगा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। आप इसका सम करेंगे तो वो आपके पास इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख ली। ठीक है, ये हमने लास्ट जो थी लेक्चर था उसमें भी ये वाली एग्जांपल हमने देखी थी। सैम्पल मीन हमारे पास एक्स बार आ गया 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि किस तरह से हमने इसको फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी से इसकी आ गई 1/25, 0 की 1/25 है, 0.5 की 2/25 है, 1 की 3/25, 1.5 की 4/25 है, 2 की 5/25, 2.5 की 4/25, 3 की 3/25, 3.5 की 2/25 एंड 4 की
1/25। तो जब इनका आपने टोटल किया तो इक्वल्स टू 1 आया। अब म्यू एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बार। अब हम सैम्पल का फाइंड आउट करें तो समीशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, वो आपके पास क्या होगा, आप इसका एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। यानी कि एक्स बार की जो ये वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5.4, इसको इनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं गिवन हैं आपके पास, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। देन यू विल ऐड इट, आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो इक्वल्स टू 2 आई। 50/25 इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, हमने इसको तो हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो इक्वल्स टू 2, तो आपकी जो कि इक्वल्स टू म्यू आ रही है। ये देखें आपके यहाँ पे हमने म्यू जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड आउट किया था वो भी 2 है, और जब हमने सैम्पल से फाइंड आउट किया वो भी 2 है। दैट इज़ द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। सो वी कैन से कि सैम्पल मीन जो है हमारा अनबायस्ड एस्टीमेट है पॉपुलेशन मीन का, और इट शुड बी नोटेड दैट म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये आपकी अनबायस्डनेस की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब कुछ और एस्टीमेट्स हैं हमारे पास। जो सैम्पल मीडियन जो है वो उसको भी कहते हैं, वो अनबायस्ड एस्टीमेट और ऑफ म्यू है। जब आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो तो आप सैम्पल मीडियन को अनबायस्ड एस्टीमेट ऑफ म्यू, मीन तो है ही अनबायस्ड एस्टीमेटर ऑफ म्यू, तो सैम्पल मीडियन जो है वो भी अनबायस्ड एस्टीमेटर ऑफ म्यू है अगर आपका पॉपुलेशन जो है आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पी जो है आपके पास प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है इन द सैम्पल। ये हमने कंसीडर किया बायनोमियल रैंडम वेरिएबल एक्स, जो कि एक्स हमें पता है डिनोट करता है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये मीडियन जो है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीडियन इज इक्वल टू म्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हेड आपके पास क्या है, जो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस होती है वो किसके इक्वल होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 1/n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का हमें पता है जब ये बायनोमियल को अप्रोच कर रही हो तो आपके पास एन पी आता है, एन पी डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंसिस्टेंसी। हमने पढ़े थे ना 3 क्राइटेरियाज हैं, अनबायस्डनेस, कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी। पॉइंट एस्टिमेटर के जो हैं गुड पॉइंट एस्टिमेटर के जो क्राइटेरियाज हैं वो ये हैं। एन एस्टिमेटर थीटा हेड इज सेड टू बी ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ द पैरामीटर थीटा इफ एनी आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी है थीटा हेड माइनस थीटा इज लेस देन इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1। अब एस्टिमेटर थीटा हेड को कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा कहेंगे जब ये थीटा हेड वेरी क्लोज टू थीटा होगा। ठीक है, आपका जो सैम्पल मीन है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू है, वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू होगा, तो सैम्पल प्रोपोर्शन जो है वो भी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर पी है। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं अभी ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है एफिशिएंसी। एन अनबायस्ड एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी एफिशिएंट इफ द वेरियंस ऑफ इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अदर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द सेम पैरामीटर। यानी कि एफिशिएंसी में है कि आपने अनबायस्ड एस्टिमेटर का एफिशिएंट तब कहेंगे अगर आप एक एस्टिमेटर के 2-3 जो एस्टिमेटर्स हैं वो अनबायस्ड निकलें, 2-3 अनबायस्ड निकलें और उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा अनबायस्ड एस्टिमेटर जो सेम पैरामीटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको आप एफिशिएंट कहेंगे। अदरवाइज हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि सपोज देयर आर 2 अनबायस्ड एस्टिमेटर T1 एंड T2 ऑफ द सेम पैरामीटर थीटा। एक पैरामीटर थीटा है जिसके 2 अनबायस्ड एस्टिमेटर आ गए, T1 भी अनबायस्ड एस्टिमेटर शो हो रहा है यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1 इज इक्वल टू थीटा आ रहा है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2 भी इज इक्वल टू थीटा आ रहा है।
तो आप क्या करेंगे, देन द एस्टिमेटेड T1 विल बी सेट टू बी मोर एफिशिएंट। T1 को हम मोर एफिशिएंट देन T2 कहेंगे अगर वेरिएंस ऑफ T1 जो है लेस देन वेरिएंस ऑफ T2 है। आपके पास दो एस्टिमेट अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स हैं सेम पैरामीटर के, उनके आप कैसे चेक करेंगे कौन सा मोर एफिशिएंट है। मोर एफिशिएंट को आप चेक करने के लिए आप उनके वेरिएंसेस फाइंड आउट करेंगे। दोनों अनबाइस्ड एस्टिमेटर जो आपने फाइंड आउट किए उनके वेरिएंस फाइंड करेंगे, और जो वेरिएंस अगर जिसका लेस वे होगा वो मोर एफिशिएंट देन द अदर वन होगा। इसी तरह रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ T1 कंपेयर टू T2 को आप रेशो से कहते हैं वेरियंस ऑफ T2 डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ T1, ये आपकी रिलेटिव एफिशिएंसी फाइंड आउट हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि मेथड्स के पॉइंट एस्टिमेशन फाइंड आउट करने के। ये तो ऊपर तो क्राइटेरिया से ना, गुड पॉइंट एस्टिमेट के क्राइटेरियाज क्या होते हैं, कंसिस्टेंसी, अनबाइसनेस, एफिशिएंसी। अब मेथड्स क्या हैं, मेथड्स ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन, द मेथड ऑफ मूवमेंट्स, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड द मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। ठीक है, सबसे पहला हम जो मेथड है उसको डिस्कस कर लेते हैं, द मेथड ऑफ मूवमेंट्स। मेथड ऑफ मूवमेंट्स ड्यू टू कार्ल पियर्सन था, उसने कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेटिंग अ फ्यू मूवमेंट्स ऑफ द सैंपल वैल्यूज एंड इक्वेटिंग देम टू द कॉरस्पॉन्डिंग मूवमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। इसको आप कार्ल पियर्सन ने फाइंड आउट किया था। प्रोसीजर इसका क्या वो हम देख लेते हैं। Let x1, x2, so on xn be a random sample of a size n from a population। तो जो आपकी आर्थ सैंपल मूवमेंट अबाउट 0 होगी वो ये होगी m/r इज इक्वल टू समीशन xir डिवाइडेड बाई n, वेयर r इज इक्वल टू 1 2 सो ऑन। आपकी आर्थ पॉपुलेशन मूवमेंट ये है। अब हम r में वैल्यूज पुट करेंगे 0 1 मतलब 1 2 इस तरह वैल्यूज पुट करके फिर हम फाइंड करेंगे। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमारी मेथड ऑफ मूवमेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल है। लेट x बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इंटरवल 0 थीटा, फाइंड एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा बाय द मेथड ऑफ मूवमेंट्स। आपको लिखा होगा कि मेथड ऑफ मूवमेंट से फाइंड करें, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से फाइंड आउट करें। आपको अगर नहीं दिया तो ये इट्स अप टू यू, आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको यूजली लिखा होगा। अगर नहीं लिखा हो तो इट्स अप टू यू, अगर लिखा हो तो फिर आपको उसी मेथड से फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन है आपके पास, डेंसिटी फंक्शन जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन है वो आप लिखेंगे। डेंसिटी फंक्शन जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/थीटा वेयर एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to थीटा। ये रेंज, ये आपके पास डेंसिटी फंक्शन हो गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी, और इसका एक ही पैरामीटर होता है जिसको हम थीटा कहते हैं। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट सैंपल मूवमेंट अबाउट मीन अबाउट 0 जो है वो फाइंड आउट करना है। ऊपर आपको दिया हुआ था, ये देखिए आपको अब ये ऊपर नज़र आ रहा होगा m/r जो जनरल आपके पास फार्मूला था, m/r इज इक्वल टू समीशन xir वेयर r इज इक्वल टू 1 2। अब आपने इसमें r को 1 पुट किया क्योंकि आप फर्स्ट सैंपल मूवमेंट अबाउट 0 निकाल रहे हैं, तो आपने इसको 1 पुट किया। ये जो आपके पास ऊपर जनरल फार्मूला है 8 सैंपल मूवमेंट अबाउट 0 इस वो गिवन है, और फर्स्ट सैंपल मूवमेंट अबाउट 0 आपके पास गिवन है नीचे। ठीक है, 1 आपने r1 पुट किया। आपने r1 पुट किया, वो m1/ इज इक्वल टू समीशन x1 xi डिवाइडेड बाय n, ये आपके पास आ गया। ठीक है, r1 पुट करने से। एंड द फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट 0 इज, आपका जो फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट 0 कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो μ1 बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। इसकी वैल्यू देखिए हमें ऊपर वो थी रेंज डेंसिटी फंक्शन 0 to थीटा, तो 0 to थीटा x इंटू एफ ऑफ एक्स। म्यू जो है आपका μ1 फाइंड आउट करने के लिए x इंटू एफ ऑफ एक्स, x लिखा इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/थीटा लिखी, dx 1/
थीटा में कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और आप एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमारे रेंडम किए थे उसमें हमने इंटीग्रेशन करनी देखी थी कि इंटीग्रेशन कैसे हम करते हैं। तो जब आप एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और वेरीज फ्रॉम 0 टू थीटा लिमिट आप अप्लाई करेंगे। फिर आप इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे थीटा स्क्वायर ओवर 2 माइनस 0 ओवर 2 वो 0 होगा, थीटा स्क्वायर ओवर 2 आएगा और इंटू 1 बाय थीटा। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा थीटा बाय 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ये ऊपर देखिए ये वाला डेंसिटी फंक्शन हमने लिखा था। अब आपने क्या करना है, ये जो ऊपर आपने मूवमेंट लिखी है ना, फर्स्ट सैंपल मूवमेंट अबाउट 0 m1 बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई ओवर एन, इसको लिखना है और इक्वल्स टू ये जो आपके पास आया थीटा बाय 2 इसको, इन दोनों को यानी कि मैच दीज मूवमेंट्स करना है आपने, इन दोनों को इक्वल्स टू के लेफ्ट एंड राइट साइड पर लिखना है। समीशन एक्स आई ओवर एन जो भी ऊपर हमने फर्स्ट सैंपल मूवमेंट से वो आर की जगह 1 पुट करके वैल्यू फाइंड आउट की, वो लिखा समीशन एक्स आई ओवर एन इज इक्वल टू थीटा बाय 2। अब आप इसको समीशन एक्स आई एन हमें पता है कि एक्स बार के इक्वल होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई ओवर एन, तो मैं एक्स समीशन एक्स आई ओवर एन को एक्स बार लिख लूँगी, तो एक्स बार इज इक्वल टू थीटा बाय 2 हो जाएगा। और फिर मुझे थीटा को चाहिए तो मैं 2 को एक्स बार से मल्टीप्लाई करूँगी तो थीटा इज इक्वल टू 2x बार। तो मेरे पास मूवमेंट एस्टिमीटर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2x बार, यानी कि थीटा हैट इज इक्वल टू 2x बार। आप कह सकते हैं कि मूवमेंट एस्टिमीटर जो है वो ट्वाइस है सैंपल मीन का। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आपके पास क्या है, द मेथड ऑफ द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है द मेथड इज ड्यू टू गॉस। जो आपका मेथड ऑफ मूवमेंट था वो कल पियर्सन की वजह से था और ये था ड्यू टू गॉस एंड मार्कोव, और उनकी थ्योरी थी लीनियर एस्टिमेशन, उसकी बेस पे ये आपके पास इनका मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इन्होंने फाइंड आउट किया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन है और एन एस्टिमेटर फाउंड बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन वैल्यू फ्रॉम द सम फंक्शन दैट हैज़ बीन हाइपोथेसाइज्ड फॉर एज अ फिट फॉर द डेटा। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो है वो ड्यू टू गॉस एंड मार्कोव था, जो इनकी बेस थी ऑन द थ्योरी ऑफ लीनियर एस्टिमेशन। इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन के जैसे भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, हमारे पास मेथड से मेथड ऑफ मूवमेंट, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। तो ये आपके पास मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन है। एन एस्टिमेटर फाउंड बाय मिनिमाइजिंग द, कैसे अब आप इसका एस्टिमेटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से। एन एस्टिमेटर फाउंड बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस of the sample values from some function that has been hypothesized as a fit for the data। आप मिनिमाइज करते हैं सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ सैम्पल वैल्यूज़ के सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस को फ्रॉम सम फंक्शन, जिसको हम हाइपोथेसाइज कर सकते हैं जो हमारे डेटा के लिए फिट होती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है इसको हम लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर कहते हैं, और जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो है मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो है ये एक मेथड है टू फाइंडिंग द पॉइंट एस्टिमेशन। जैसे हमने ऊपर पॉइंट एस्टिमेशन के मेथड्स दो डिस्कस किए, थर्ड वन है मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। ये जो आपके पास मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड है, दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ एस्टिमेशन और ये वाइडली यूज्ड मेथड। आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड जिसको आप MLE भी कहते हैं। अब मैं आपको अगर क्वेश्चन में दिया जाए फाइंड द MLE ऑफ
ऑफ गिवन दिस पीडीएफ, तो आपका मतलब होना चाहिए कि MLE मीन्स मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हमने फाइंड आउट करना है, और ये बहुत वाइडली स्प्रेड होता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था 1922 में बाय रोनाल्ड ए फिशर ने, और इसकी मैथमेटिकल टेक्निक ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन इज बिट एडवांस्ड एंड इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। आपको नाम से ही जैसे पता चल रहा होगा मैक्सिमम लाइक्लीहुड जिसमें लिखा हुआ है, इसमें लाइक्लीहुड फंक्शन इन्वॉल्व होता है आपका। अब हम देख लेते हैं कि कैसे हमने मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड फाइंड आउट करना है। एग्जांपल्स ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर या MLE मीन्स मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। इन केस ऑफ अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हुई थी, और पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। इसका आपको PDF दिया हुआ है, e⁻μ इंटू μ⁴x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, वेयर x इज इक्वल टू 0 1 2 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आपके पास ये आपके पास PDF ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आपकी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसका MLE जो है म्यू इज x बार इसका है। अब हम फाइंड आउट करते हैं कैसे। अब हम MLE फॉर पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करें, ठीक। MLE फॉर पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज हमारे पास x जो है x1 x2 so on xn है, ऑब्जर्वेशंस है फ्रॉम द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन विद अननोन पैरामीटर लेमडा। इसका अननोन पैरामीटर लेमडा भी लिख सकते हैं और म्यू भी हो सकता है। अब अगर मीन का है, कोई कहे आपको मीन जो है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू है, या कहते हैं मीन पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का लेमडा है, तो इट मीन्स बोथ आर इक्वल। तो हमने क्या किया, लाइक्लीहुड L लिखा और अंदर इसके पैरामीटर लिखा। पैरामीटर हमें पता है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही होता है, मीन। तो लेमडा, आप लेमडा की जगह म्यू भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और फिर सेमीकोलन एंड x, और अब आपने इस तरह इसको इस तरह फंक्शन लिखते हैं, I वेरीज फ्रॉम 1 to n f of x i एंड लेमडा। अब आपने इसका डेंसिटी फंक्शन लिखना है। डेंसिटी फंक्शन हमें पता है कि हमारे पास क्या है, लेमडा रेस्ट पर एक्स आई रेस्ट पर माइनस लेमडा डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। अब आपने इसमें अप्लाई कर दिया लाइक्लीहुड, तो जहाँ जहाँ x होगा ना आपके पास, वहाँ पे वो ये समीशन हो जाएगा, वहाँ पे समीशन लग जाएगा आपके पास। जहाँ पे x होगा वहाँ समीशन हो जाएगा, और जहाँ पे आप कह लें कि आपके पास लेमडा या म्यू जहाँ पे होगा वहाँ पे n, उसकी जगह समीशन की जगह n आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब हम देखें यहाँ पे हमारे पास लेमडा x आई है, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे थर्ड स्टेप देखें, लेमडा समीशन एक्स आई में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये लाइक्लीहुड जो है आपके पास, ये जो समीशन है ये अंदर अप्लाई हुआ है, तो लेमडा इंटू समीशन एक्स आई हो गया, ई रेस्ट पर माइनस एन लेमडा। लेमडा के साथ जब आपने अप्लाई किया तो आपके पास क्या हो गया, एन लेमडा डिवाइडेड बाय आपका एक्स आई फैक्टोरियल था, समीशन हुआ, यानी कि आपकी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 to n तक वेरी कर रहा है ना आपका x आपके पास जो है, तो आपका x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल सो ऑन टू xn फैक्टोरियल। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है लॉग ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू लेमडा। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी हुई है कि डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, जो पावर में चीज़ होती है वो नीचे आ जाती है आपके पास, ठीक है। और लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन आपने लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन से करना है, तो समीशन एक्स आई आपके पास क्या था, पावर में है, वो आपके पास आ जाएगा साइड पे समीशन एक्स आई इंटू लॉग ऑफ लेमडा होगा। लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं ना, डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं पाइथन लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन से,
तो आपके पास समीशन एक्स आई लॉग लेमडा, ई जो है वो लॉग और ई एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। ई और लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी तो जब आप इस पे लॉग ई पे जब लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग और ई कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ माइनस एन लेमडा रह जाएगा, ठीक है। और आप क्योंकि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लॉग से और विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, तो नीचे जो आपका डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल सो ऑन xn फैक्टोरियल, इसमें किसी में भी लेमडा नहीं आ रहा, तो ये वाली टर्म जो है वैनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इस टर्म को आप नहीं लिखेंगे, ठीक। इधर फिर देख लें हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बाय डिफ्रेंशिएटिंग लॉग ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, विद रिस्पेक्ट टू लेमडा यानी कि जहाँ जहाँ पे लेमडा आ रहा है उस तरह से हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, और डिफ्रेंशिएट द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। अब आपके पास ये ऊपर पहले लॉग लाइक्लीहुड आपने फंक्शन बनाना होता है, ठीक है। पहले हमारे पास देखिए हमने लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे बनाया, पहले हमने लाइक्लीहुड फंक्शन लिखा कि एक्चुअली लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, किस वो आपने लिखा, फिर उसके बाद उसका जो पीडीएफ था वो पुट किया, उसमें पीडीएफ पुट करने के बाद आपने समीशन जो था हमारे पास, जो लाइक्लीहुड था, जो समीशन था वो आपने अप्लाई किया उसमें। इसमें होता है जहाँ जहाँ आपके पास x होगा, क्योंकि वेरिएबल आपके पास x है ना, जो आपके पास वेरिएबल होगा वहाँ पे समीशन अप्लाई हो जाता है, और जो पैरामीटर होता है उसके साथ n आप लिख देते हैं, क्योंकि उसके साथ आप समीशन नहीं लिख सकते। तो लेमडा समीशन एक्स आई हो गया, ई रेस्ट बाय सम होता है, सम होता है, तो लेमडा समीशन एक्स आई ई रेस्ट बाय माइनस एन लेमडा डिवाइडेड बाय x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल सो ऑन xn फैक्टोरियल। फिर आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, आपके पास लॉग का फंक्शन आ गया था, आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू लेमडा डिफ्रेंशिएट किया। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, तो आप क्या करेंगे, समीशन एक्स आई लॉग ऑफ लेमडा, आपके पास आ जाएगा लेमडा, आपका यहाँ पे इंक्लूड है इसलिए यहाँ पे आपका होगा डिफ्रेंशिएट हो सकता है लेमडा समीशन एक्स आई को। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो चीज़ पावर में वो साइड पे आ जाएगी, तो समीशन एक्स आई जो है आपका पावर में है वो साइड पे आ जाएगा, समीशन एक्स आई इंटू लॉग लेमडा। फिर ई जो है वो रेसिप्रोकल होता है लॉग का, तो आप लॉग और ई को जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नैलीफाई कर देंगे एक दूसरे के फैक्ट को, तो आपके पास सिर्फ माइनस एन लेमडा बच जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल समीशन सो ऑन टू xn फैक्टोरियल है। इसमें आपके पास लेमडा इंक्लूड नहीं है, इस वजह से आपकी ये टर्म जो है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ये आपके पास जो है, क्योंकि इसमें लेमडा जो है वो इंक्लूड नहीं है, ठीक। तो आपके पास अब नेक्स्ट एग्जांपल है, फॉर द जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय MLE of P is hence the MLE of P is equal to the reciprocal of the mean, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल के बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का आपको लिखा हुआ है, PDF है, देखें, P रेज़्ड टू पर x Q रेज़्ड टू पर 1 माइनस x वेयर x इज इक्वल टू 0 एंड 1 आपके पास इसके अप्रोच करता है। इसका MLE जो P होगा इसका सैम्पल मीन होगा, यानी कि जो इसका मीन है वो इसका आप उसी तरह इसका लाइक्लीहुड फंक्शन बनाएंगे, जैसे यहाँ पे आपने लाइक्लीहुड फंक्शन बनाया था L और इसका पैरामीटर लिखा, देन x, फिर उसके फंक्शन इसका डेंसिटी फंक्शन लिखेंगे, फिर आप जब लॉग उसमें अप्लाई करेंगे इसमें तो आपके पास क्या बन जाएगा, P समीशन एक्स आई Q रेज़्ड टू पर n माइनस समीशन एक्स आई बनेगा, ठीक है। आप विद रिस्पेक्ट टू x उसको P करें,
और फिर इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपका ML(P) जो होगा वो सैम्पल मीन आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल जो हमारे पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो था, ऊपर वाले जो हमने एग्जांपल्स देखी थी वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस पे थी। जो हमारा MLE था वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पे था। जो हमने बर्नौली भी हमने देखा हमारे पास डिस्क्रीट है, जियोमेट्रिक आप कह लें, बाइनोमियल, पाइथन, ये सारी जो होती हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। हाइपर जियोमेट्रिक हमने पिछले वीडियोस में जो है लेक्चर्स में देखी हुई हैं कि हमारे पास जो ये हैं वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करते हैं। फिर हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं आपके पास। आपको जिसमें पैरामीटर दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपको जो नॉर्मल का आपको दे सकते हैं कि आप नॉर्मल का फाइंड आउट करें। कंटिन्यूस में एक्सपोनेंशियल दी हुई है आपको अभी। अब हम एग्जांपल देखेंगे MLE इन केस ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू थीटा e⁻ माइनस थीटा x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड थीटा इज ग्रेटर देन 0। अब हमें पता है कि MLE ऑफ थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ द सैंपल मीन। अब फाइंड आउट करते हैं किस तरह फाइंड आउट करना है हमने। सबसे पहले आप लाइक्लीहुड का लिखेंगे। इसका जो पैरामीटर होता है वो एक ही पैरामीटर होता है, लैम्डा। आपने लैम्डा लिखा और TI भी लिख सकते हैं आप, या T1 T2 सो ऑन टू Tn तक भी आप लिख सकते हैं। कॉज x इज़ ग्रेटर देन 0। फिर आपने लाइक्लीहुड फंक्शन बनाया जो वेरी करता है I इज़ इक्वल टू 1 to n f ऑफ Ti, यानी कि आप फंक्शन लिखेंगे। जब आप फंक्शन लिखेंगे तो I इज इक्वल टू 1 to n लैम्डा e⁻ माइनस लैम्डा Ti। ठीक है, ये आपने लिखा। देन आपने इसके बाद क्या किया, लाइक्लीहुड फंक्शन को अप्लाई किया। लाइक्लीहुड फंक्शन को अप्लाई किया तो लैम्डा अप्रोचेस लैम्डा रेस्ट पर n e⁻ माइनस लैम्डा समेशन Ti आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इस पे आप लाइकली लॉग अप्लाई करेंगे, ln अप्लाई करेंगे। जब आप ln अप्लाई करेंगे n ln ऑफ लैम्डा, आपने इस जो ऊपर वाली ये टर्म थी, ये जो है, इस पे आपने जब ln अप्लाई किया तो n ln ऑफ लैम्डा माइनस, क्योंकि ln और e जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। हमने जैसे पढ़ा कि आपका जो लॉग होता है, जो ln होता है, और e जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। तो आपने माइनस e आपका ख़त्म हो गया और आपके पास क्या लेफ्ट आउट रह गया, जो e की पावर होती है वो एज इट इज़ सारी की सारी आप लिख लेते हैं। जब आप ln अप्लाई करते हैं e कैंसिल हो जाता है और सब का सब जो आपके ऊपर होता है वो आप लिख लेते हैं। माइनस लैम्डा समीशन I इज इक्वल टू 1 to n Ti। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव इसका लेना। पहले आपने देखिए क्या करना होता है, पहले आपने फंक्शन लिखा। ठीक है, फंक्शन लिखा, उस पर लाइक्लीहुड अप्लाई किया। लाइक्लीहुड अप्लाई करने के बाद आप उसका ln लेते हैं। लाइक्लीहुड अप्लाई करने के बाद ln आता है, ln के बाद आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, और इक्वल्स टू 0 उसको लिखते हैं। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, और इसको आपने इक्वल्स टू 0 लिख देना। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका आपने n एज इट इज़ रहेगा, और ln ऑफ लैम्डा का डेरिवेटिव 1 by लैम्डा। ln ऑफ कुछ भी चीज़ हो आपके पास, ln ऑफ थीटा, ln ऑफ p, मतलब ln ऑफ समथिंग हो, उसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1 over रेसिप्रोकल में आ जाता है। तो आपने ln ऑफ लैम्डा जब लिया तो वो आपके पास 1 over लैम्डा, आपके पास हो गया n लैम्डा माइनस आपके पास डेरिवेटिव लैम्डा समेशन Ti का जो है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा ले रहे हैं तो वो समेशन Ti रह जाएगा सिर्फ।
और आप इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ठीक। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू लेमडा था इसलिए वो लेमडा जो है लेमडा का डेरिवेटिव लिया। अगर लेमडा स्केयर होता तो लेमडा बच जाता, अब लेमडा था तो पावर 1 - 1 0 हो जाती है। आपको पता है जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो जो हमारी पावर होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो जब हमने लेमडा का विद रिस्पेक्ट टू लेमडा डेरिवेटिव लिया तो उसकी पावर 1 - 1 बन गई, तो वो 0 हो जाती है। तो फिर इसलिए लेमडा रेज़ टू पावर 0 = 1 हो गया। तो आपके पास सिर्फ क्या बच गया, समीशन i = 1 to n ti। इसको आप इक्वल्स टू 0 पुट किया। अब आपने क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है इस इक्वेशन को। किसको, n/λ माइनस समीशन ti इज इक्वल टू 0 को आपने रीअरेंज किया। आपने समीशन जो आपके पास समीशन ti था उस साइड पे गया, तो आपके पास क्या आ गया, लेमडा हैट जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी n डिवाइडेड बाय समीशन ti। आपके पास क्या होगा, n/λ माइनस समीशन ti इज इक्वल टू 0 था। समीशन ti यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, माइनस समीशन ti है। इक्वेशन की राइट साइड पे जब जाएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा, n डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू समीशन ti। ठीक है, n डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू समीशन ti, क्योंकि आपको लैम्डा की वैल्यू चाहिए। आप सॉल्व करें, लैम्डा के लिए सॉल्व करें, पैरामीटर के लिए आप हमेशा सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो भी आपका वो होगा आपके पास पैरामीटर। अब यहाँ पे इक्वेशंस में एक पैरामीटर है इनमें, तो इसलिए हम उसी पैरामीटर, अगर दो पैरामीटर हो तो फिर आपको सेपरेटली हर एक के लिए करना पड़ता है। अगर जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें दो आ रहे हैं, म्यू एंड सिग्मा आ रहा है, तो म्यू के लिए आपको लैदा और सिग्मा के लिए लैदा। या तो आपको अगर दिया हुआ खाली आपने म्यू के लिए फाइंड आउट करना है तो उसका फिर आप सिर्फ म्यू के लिए ही करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर ही एक है, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें आपके पास पैरामीटर एक ही है। तो आपने उस पैरामीटर के लिए जो है इसको फाइंड आउट करना है। तो अब लैम्डा जो n/λ माइनस समीशन ti इज इक्वल टू 0 है, इसमें n/λ इज इक्वल टू समीशन ti हो जाएगा। इक्वेशन के राइट साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब आपने क्योंकि लैम्डा के लिए फाइंड करना है तो n/λ आपके पास क्या बन गया, n/λ इज इक्वल टू समीशन ti। तो आप लैम्डा को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास बन जाएगा n इज इक्वल टू लैम्डा समीशन ti। ठीक है, आपके पास लैम्डा समीशन ti बन जाएगा। और आपको लैम्डा सिंपल चाहिए, आपको सॉल्व लैम्डा के लिए करें तो फिर समीशन ti उधर मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ लैम्डा के साथ, तो इक्वेशन की जो सेकंड साइड पे आएगा, तो आपके इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आप उसको लेके जाएंगे। एक साइड पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या बन जाएगा, लैम्डा हैट इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समीशन i इज इक्वल टू 1 to n ti। ये आपके पास मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर जो है फाइंड आउट करने का वे है। जब आपके पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो तब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपके पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप तब। यहाँ पे देखें, जैसे आपके पास ये डिस्क्रीट का जब पाइजॉन का केस था, ठीक है, अब आपने यहाँ पे जो अप्लाई किया था, किस तरह किया था, जब डिस्क्रीट का केस था, फंक्शन लिखा, लाइकलीहुड अप्लाई किया, वहाँ पे समीशन लग गया, देन आपने उसको मतलब लॉग के साथ अप्लाई किया, देन आपने लॉग लगाया, फिर आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको और इक्वल्स टू ज़ीरो करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी लैम्डा हैट इज इक्वल टू समीशन xi ओवर n। अब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, जब समीशन xi लॉग लैम्डा का डेरिवेटिव आप लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/λ इंटू समीशन xi। ठीक है, और माइनस n लैम्डा है तो n लैम्डा में सिर्फ आपके पास n बच जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, लैम्डा हैट इज इक्वल टू समीशन xi ओवर n। ये आपके पास लैम्डा है, आप इसको फिर रीअरेंज करेंगे, लैम्डा हैट इज इक्वल टू समीशन xi ओवर n आपके पास रह जाएगा जब आप इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा करेंगे।
क्योंकि लॉग का जो डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल में आ जाता है। लॉग लेमडा तो उसका 1/λ आ जाएगा आपके पास। तो समीशन xi/λ होगा माइनस n रह जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको रीअरेंज करेंगे। समीशन xi/λ है आपके पास, माइनस n इज इक्वल टू 0 है, तो n आपके पास दूसरी साइड पे चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो समीशन xi/λ इज इक्वल टू n। अब आपको लेमडा की चाहिए तो फिर लेमडा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, n लेमडा बन जाएगा और तो वो हो जाएगा समीशन एक्स आई इज इक्वल टू n लेमडा। आपको लेमडा की वैल्यू चाहिए तो लेमडा इज इक्वल टू समीशन xi/n। ठीक है, इससे रीअरेंज करेंगे आप तो आपके पास ये आ जाएगा। ये आज हमारा लेक्चर था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे और पॉइंट एस्टिमेशन पे हमारा।